हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पर्यावरणीय रसायन और पर्यावरणीय रसायन में भी हम पढ़ रहे थे प्रदूषण। और प्रदूषण को रोकने के उपाय चल रहे थे। प्रदूषण को रोकने के उपाय में हमने सबसे पहले ये देखा कि 20वीं शताब्दी के अंत तक सबसे ज़्यादा रसायन और उर्वरक और कीटनाशक है उनका खेती में उपयोग होने लगा। और इन उन्नत तरीकों का उपयोग करके हमने अच्छी किस्म के बीज, फसल, सिंचाई से खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तो प्राप्त कर ली, लेकिन हमारी जो रसायन और कीटनाशक थे उनसे मृदा और जो जल और वायु है उसकी गुणवत्ता घट गई, अर्थात ये प्रदूषित होने लग गए। इस समस्या का समाधान करने के लिए कई प्रक्रम चलाने पड़े और जो रसायन वगैरह हम काम में ले रहे थे उनको रोका तो नहीं गया, बल्कि ऐसे तरीके खोजने पड़े जो वातावरण को बिगड़ने से रोकें, जो प्रदूषण होने से रोके। रसायन विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों के उन सिद्धांतों का ज्ञान जिसमें पर्यावरण के दुष्प्रभावों को हम कम कर सकते हैं, तो ऐसा ज्ञान क्या कहलाता है अपना? वो कहलाता है हरित रसायन। क्या कहलाएगा? हरित रसायन। हरित रसायन उत्पादन का वह प्रक्रम है जो पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलाए या न्यूनतम से न्यूनतम खराबी लाए। एक प्रक्रम में उत्पन्न होने वाले सह उत्पादों को यदि लाभदायक तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो वे पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करने में सहायक होते हैं। और ऐसे प्रक्रम न केवल पर्यावरण को ही दूषित करते हैं, बल्कि इनका विसर्जन ये महंगे भी होते हैं और उत्पादन अपव्यय और इसका विसर्जन दोनों ही वित्तीय रूप से भी खराब हैं। अगर हम इसको अपव्यय करेंगे तो खराब है और अगर विसर्जन इसका रोक देंगे तो भी खराब है। तो विकास कार्यों के साथ साथ वर्तमान ज्ञान का रासायनिक हानि को कम करने के लिए उपयोग में लाना ही हमारी क्या कहलाती है? हरित क्रांति या हरित क्रांति का आधार कहलाता है। हरित रसायन का विचार हमने ग्रहण किया और इसी प्रकार हम कार्बनिक जो विलायक हैं जैसे बेंजीन है, टॉल्यूइन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है आदि, ये बहुत विषैले हैं। अतः इनका प्रयोग करते समय हमें क्या करना चाहिए? इनका प्रयोग करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए। एक रासायनिक अभिक्रिया की सीमा ताप, दाब और उत्प्रेरक के उपयोग पर निर्भर करती है। तो इन भौतिक मानदंडों पे ये अभिक्रिया निर्भर करती है। और यदि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एक पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण माध्यम से किस में बदल जाए? उत्पाद में बदल जाए, वो भी कैसा हो? उत्पाद भी पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण, तो पर्यावरण में कोई भी प्रदूषक नहीं बचेगा। संश्लेषण के दौरान प्रारंभिक पदार्थ का चयन करते समय यदि सावधानी रखनी चाहिए ताकि जब भी वह अंतिम उत्पाद में बदले तो वह अपशिष्ट उत्पाद न बने। ये संश्लेषण के दौरान अनुकूल परिस्थितियों को अर्जित करके किया जा सकता है। जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा कम वाष्पशीलता के कारण इसे संश्लेषित अभिक्रियाओं में मध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। किसके रूप में? विशिष्ट ऊष्मा इसकी कम होती है और वाष्पशीलता भी कम होती है, इसलिए बीच का साधन है, इसको हम मान सकते हैं। जल को और जल कैसा है? सस्ता है, अक्रियाशील है, कोई क्रिया नहीं करता है, मतलब अक्रिय और अक्रियाशील, और साथ में अकैंसरजन्य भी है, यानी इससे कैंसर भी नहीं फैलता है। न कैंसर फैलता है, सस्ता है, अज्वलनशील है और अकैंसरजन्य है। अब है दैनिक जीवन से हरित क्रांति। दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या काम आती है हरित क्रांति? पहले हम टेट्राक्लोरोएथेन से निर्जल धुलाई करवाते थे, उसकी जगह हम आजकल किससे करवाते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड से। और हाइड्रोजन परऑक्साइड से जो हम निर्जल धुलाई करवा रहे हैं वो ज़्यादा हानिकारक नहीं है।
हैलोजनीकृत विलायक और द्रव CO2 से प्रतिस्थापित भूजल के लिए भी ये कम हानिकारक है। आजकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग लॉन्ड्री में या कपड़ों के विरंजन के लिए भी किया जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप अच्छे निकलते ही हैं और जल का कम उपयोग भी होता है। पेपर का विरंजन, कागज़ वगैरह को एकदम सफ़ेद प्राप्त करने के लिए भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को काम में लेते हैं। विरंजन क्रिया की दर को ये बढ़ाता है और उपयोग में हम लाते हैं। अब है रसायनों का संश्लेषण। औद्योगिक स्तर पर एथीन का ऑक्सीकरण आयनिक उत्प्रेरकों एवं जलीय माध्यम की उपस्थिति में हम करवाते हैं तो बड़ी मात्रा में हमें क्या मिलता है? अगर हम बड़ी मात्रा में बिना प्रदूषण वाले उत्पाद हमें मिलते हैं और इन पहलुओं पे हम ध्यान भी केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें हम मुख्य रूप से महसूस कर सकें और इसके उपाय का हम तरीका भी खोज सकते हैं। आगे अगले चैप्टर में करेंगे अपन। धन्यवाद।